हेलो एवरीवन, फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है और मैं हूं यश। आज के लेक्चर में हम बीते वर्षों में सुर्खियों में रहे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य के साथ साथ इंडिया में विभिन्न करंट अफेयर्स की बात करेंगे। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय निर्वाचन के बारे में। तो 23 दिसंबर 2020 को नेसेट को भंग कर दिया गया। नेसेट कहाँ की संसद है? इजराइल की। अब घाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित कौन हुए? तो घाना के राष्ट्रपति हैं नाना आकुफो-एड्डो। फिर दिसंबर 2020 में ही कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में फिर से निर्वाचित हुए हैं शेख सबाह अल खालिद अल सबाह। फिर रोमानिया के प्रधानमंत्री जिन्होंने दिसंबर 2020 में अपने पद से इस्तीफा दिया, तो इसे ट्रिक से याद करो, रोमानिया से बना रोल होकर लुढ़कना। तो लुडोविक ओरबान जो थे वो यहाँ के प्रधानमंत्री थे। अब अमेरिका में 59th अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव 3 नवंबर 2020 को हुए। यहाँ पर 7 नवंबर 2020 में 46वें राष्ट्रपति जो बाइडन निर्वाचित हुए, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। इससे पहले ना जो बाइडन 47वें उपराष्ट्रपति के रूप में 2009 से 2017 तक पहले ही रह चुके हैं और अब इन्होंने 20 जनवरी 2021 को राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण की। ये अमेरिका की सबसे उम्रदराज 78 वर्षीय राष्ट्रपति हैं। अब पहली अश्वेत और एशियाई मूल की पहली अमेरिकी उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस। कमला हैरिस कैलिफोर्निया से अमेरिकी सीनेटर हैं। आगे 14 नवंबर 2020 से किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं आर्टेन नोविकोव। अब 1 अक्टूबर 2020 को बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ किसने ली? आंसर है अलेक्जेंडर डीकू। फिर 23 सितंबर 2020 को सोमालिया के 20वें प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया था। इसे भी ट्रिक से याद रखते हैं। तो सोमालिया में बहुत से समुद्री डाकू या पायरेट्स होते थे, तो उन्हें देखकर रोना आ जाता था। तो इसीलिए सोमालिया के 20वें प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रोबले। अब जापान में शिंजो आबे ने त्यागपत्र दे दिया। तो 16 सितंबर 2020 को जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये है योशिहिदे सुगा। फिर 9 अगस्त 2020 को पुनः श्रीलंका के प्रधानमंत्री किसे चुना गया? महिंद्रा राजपक्षे को। 22 जनवरी 2020 को ग्रीस की संसद ने यहां की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे निर्वाचित किया? तो ये थी कैटरीना सकेलारोपोलोऊ। अब कैटरीना ग्रीस की 13वीं राष्ट्रपति हैं। विश्व की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये अर्जेंटीना की थी इजाबेल मार्टिनेज डी पेरोन से इनका नाम याद रखिएगा। अब अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की बात करें तो इनकी बात हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाले लेक्चर में पहले ही कर चुके हैं, लेकिन कुछ अन्य तथ्यों को जानते हैं। तो 11 जनवरी 2021 को फ्रांस सरकार के द्वारा संयुक्त राष्ट्र तथा विश्व बैंक के सहयोग से किस सम्मेलन के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया? तो ये था वन प्लैनेट समिट। आगे 47वें G7 शिखर सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ प्रस्तावित है? तो ये ब्रिटेन में होगा। देखिए 2019 में फ्रांस में और 2020 में यूएसए में हुआ था। अब आगे ब्रिटेन में 2021 में होगा। आगे 29 नवंबर से 3 दिसंबर 2020 के मध्य 6वें ब्रिक्स युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? ये उलियानोस्क रूस में हुआ था। अब आगे G20 की बात करें तो इसके शिखर सम्मेलन 2021 में इटली में, 2022 में इंडोनेशिया में, 2023 में इंडिया में और 2024 में ब्राज़ील में होगा। इंडिया में G20 2023 में आने वाला है। और 2020 का सम्मेलन ना सऊदी अरब में हुआ था G20 का। अब जो रशिया में 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन हुआ था ना, तो इसमें ब्रिक्स नेताओं के द्वारा मॉस्को घोषणा पत्र को अंगीकृत किया गया। अब आगे 15वां पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन या ईस्ट एशिया समिट वियतनाम में हुआ था, जिसमें 18 देश उपस्थित हैं, जिसमें 10 आसियान के और आसियान के अलावा यूएसए, रसिया, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कोरिया गणराज्य इसमें शामिल है। अब आगे 17वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 12 नवंबर 2020 को हुआ था। अब 17th आसियान भारत शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड-19 आसियान रिस्पांस फंड में $10 लाख की राशि देने की घोषणा की थी।
और यहीं पर 2021 से 2025 के लिए नई आसियान भारत कार्य योजना को अंगीकृत भी किया गया था। अब बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। तो वर्चुअल प्रारूप में पहले अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 8 सितंबर 2020 को आयोजित किया गया। अब इसमें जो पहला विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन ग्रेटर नोएडा में 2018 में आयोजित हुआ था ना, तो उसमें सोलर कंपास 360 नामक अंतरराष्ट्रीय जर्नल लॉन्च किया गया था। इसके बाद 2019 में समिट हुआ था नई दिल्ली में, और अभी जो वर्चुअल समिट 2020 में हुआ है ना, उसमें भारत सरकार और वर्ल्ड बैंक के मध्य वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड पहल को कार्यान्वित करने के लिए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की इस तीसरी सभा के दौरान 2 वर्षों के कार्यकाल के लिए ISA का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष पुनः भारत और फ्रांस को चुना गया है। अब पर्यावरण से संबंधित UNFCCC के सम्मेलनों की बात करें तो जो COP11 हुआ था ना मॉन्ट्रियल में, तो वहीं पर ही जिन भागीदार देशों ने क्योटो प्रोटोकॉल को फॉलो किया था उन्हें कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स बोला जाता है। तो यहीं से ही CMP1 सम्मेलन का आयोजन होना शुरू हो गया था। तो अभी वर्तमान में कॉन्फ्रेंस ऑफ मिनिस्टर्स COP13 का आयोजन हुआ है। CMS COP13 का आयोजन गांधीनगर गुजरात में मतलब भारत में पहली बार हुआ है। इसका शुभंकर है गिबी सोन चिरैया, और CMS COP13 की थीम थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लेनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। अब आप लोग इसका आंसर कीजिए कि वह भारतीय अभिनेता और पर्यावरण कार्यकर्ता कौन है जिन्हें वर्ष 2023 तक जलीय प्रवासी प्रजातियों के लिए CMS दूत नामित किया गया है। इसका आंसर है रणदीप हुड्डा। अब CMP की तो बात कर ली हमने, लेकिन UNFCCC COP25 जो है ना, वह आयोजित हुआ था स्पेन के मैड्रिड में, और अगला जो COP26 है वह आयोजित होगा ब्रिटेन में। तो ये सारी बातें थी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की। अब आगे कुछ अंतर्राष्ट्रीय प्रकरणों की बात करते हैं। चलिए तो बताइए, संयुक्त राष्ट्र ने सन 2021 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? आंसर है इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। अब भारत को ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में 2 वर्ष के कार्यकाल के लिए 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया। भारत इस दौरान किन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा? पहला तालिबान प्रतिबंध समिति, दूसरा लीबिया प्रतिबंध समिति, और तीसरा आतंकवाद निरोध समिति या काउंटर टेररिज्म कमेटी। अब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में ही 17 जून 2020 को अस्थायी सदस्य के रूप में एशिया प्रशांत क्षेत्र से भारत का ही चुनाव हुआ था, और UNSC में भारत सबसे पहले 1950 से 51 के बीच अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। अब UNO के द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया था 27 दिसंबर 2020 को। आगे हवाई द्वीप में स्थित कौन सा ज्वालामुखी 20 दिसंबर 2020 को सक्रिय हो गया? ये है किलाउआ ज्वालामुखी। आगे उइगुर मुसलमानों पर चीन की कठोर नीति पर निगरानी रखने के लिए 5 आई नेटवर्क में शामिल होने की मंशा किसने प्रकट की है? तो जापान होना चाहता है इसमें शामिल। अब ये जो 5 आई नेटवर्क है ना, यह सिग्नल अवरोधन के माध्यम से खुफिया सूचनाएं साझा करता है। इसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में अमेरिका और यूके के मध्य उकूसा समझौते के परिणाम स्वरूप बनाया गया था। 5 आई गठबंधन में अभी 5 देश शामिल हैं: USA, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब आगे दिसंबर 2020 में तिब्बत के समर्थन में एक विधेयक पारित करने वाला देश कौन सा है? विधेयक है द तिब्बतन पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट। ये विधेयक अमेरिका ने पारित किया था। संयुक्त राष्ट्र महिला या यूनाइटेड नेशन वुमन के साथ भारत के पहले जेंडर डेटा हब की स्थापना के लिए MOU हस्ताक्षर करने वाला भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर है केरल। अब चर्चा में रहा बंगाल की खाड़ी में स्थित बांग्लादेश का वह द्वीप जिस पर बांग्लादेश की सरकार रोहिंग्या मुसलमानों को बसा रही है, उस द्वीप का नाम क्या है? आंसर है भसन चार द्वीप।
आगे दिसंबर 2020 में तूफान बेल्ला आया था। तो स्टॉर्म बेल्ला से कौन कौन से देश प्रभावित हुए थे? तो तूफान बेल्ला से फ्रांस और ब्रिटेन प्रभावित हुए थे। आगे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी को भारत ने वैश्विक खेलों में स्वच्छ छवि सुनिश्चित करने के लिए वैज्ञानिक शोध बजट में कितनी राशि प्रदान करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है? आंसर है $1 मिलियन। अब फोर्ब्स पत्रिका के द्वारा वर्ष 2020 के लिए जारी की गई 100 सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की 17वीं वार्षिक सूची में किन 3 महिलाओं को शामिल किया गया है? तो 41वें नंबर पर हैं निर्मला सीतारमण, 55वें स्थान पर हैं रोशनी नडार मल्होत्रा और 68वें स्थान पर हैं किरण मजूमदार शॉ। आगे दिसंबर 2020 में चीन और नेपाल द्वारा की गई संयुक्त घोषणा के अनुसार माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई में कितनी वृद्धि हुई है? 86 सेंटीमीटर की। अब माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यूनेस्को ने सिंगापुर की किस संस्कृति को दिसंबर 2020 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? यह है सिंगापुर की हॉकर संस्कृति। कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला देश कौन सा है? गो फॉर जीरो नीति ऑस्ट्रेलिया ने लागू की है। 24 अक्टूबर 2020 को नाभिकीय हथियारों के निषेध पर संधि यूनाइटेड नेशन ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, इसे रेटिफाई करने वाला 50वां देश कौन सा बना है? यह देश है होंडुरास। ये संधि 22 जनवरी 2020 से लागू हो गई। 15 सितंबर 2020 को जिन 2 अरब देशों ने इजराइल के साथ राजनयिक संबंधों की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, वे देश हैं संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन। अब इन तीनों देशों के मध्य जो समझौता हुआ ना, उसका नाम क्या है? अब्राहम समझौता। अब्राहम समझौते पर हस्ताक्षर व्हाइट हाउस वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में हुआ। मतलब इसमें मध्यस्थता अमेरिका ने की थी। अब अमेरिका के माध्यम से ही ना इजराइल के साथ 2 अन्य देशों ने भी शांति समझौता किया है। अक्टूबर 2020 में सूडान ने किया और दिसंबर 2020 में मोरक्को ने किया। और अमेरिका ने 14 दिसंबर 2020 को ही सूडान को आतंकवाद के प्रायोजक देशों की सूची से आधिकारिक रूप से बाहर कर दिया है। अब इजराइल के साथ पहली बार शांति समझौता वर्ष 1979 में मिस्र ने किया था। 16 अक्टूबर 2020 को IMF या अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य कौन सा बना? IMF का 190वां सदस्य बना एंडोरा। आगे CICA का फुल फॉर्म क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरेक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया। अब इस CICA की अध्यक्षता वर्ष 2020 से 2022 की अवधि के लिए कजाकिस्तान ने ग्रहण की है। आगे 14 सितंबर 2020 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग या यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य किसे चुना गया? आंसर है भारत को। अब बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहां स्थापित हुआ? आंसर है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात में। यह अरब जगत में निर्मित होने वाला पहला नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र है, जिसे संयुक्त रूप से डिजाइन और विकसित अमीरात नाभिकीय ऊर्जा निगम और कोरिया विद्युत ऊर्जा निगम ने किया है। इसमें 4 परमाणु रिएक्टर स्थापित होंगे, जिसमें प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता 1400 मेगावाट है। सुरक्षित, स्वच्छ और विश्वसनीय ऊर्जा के लिए नाभिकीय ऊर्जा का विकास करने वाला UAE अरब जगत का पहला और विश्व का 33वां देश है। अब आगे जानते हैं सुनामी रेडी के बारे में। यह यूनेस्को के अंतर सरकारी महासागरीय विज्ञान आयोग द्वारा प्रारंभ किया गया एक सामुदायिक प्रदर्शन आधारित कार्यक्रम है। इसी के तहत पहली बार हिंद महासागर क्षेत्र के ओडिशा में स्थित 2 गांवों को सुनामी रेड टैग प्रदान किया गया है। पहला है वेंकट रायपुर गंजाम जिले में और दूसरा है नौलिया शाही जगत सिंहपुर जिले में। इसी के साथ हिंद महासागर क्षेत्र में सुनामी रेडी कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाला विश्व का पहला देश भारत बन गया है। अब इसी में सतत विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक किसे घोषित किया गया? तो वर्ष 2021 से 2030 को घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र महासागर विज्ञान दशक। अब प्रतिवर्ष विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 5 नवंबर को। जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन WTO में पर्यवेक्षक का दर्जा किसे प्रदान किया गया? तो तुर्कमेनिस्तान 25वां पर्यवेक्षक बना है WTO में। वर्तमान में WTO में 164 देश हैं।
अब 22 मई 2020 को औपचारिक रूप से ओपन स्काईज ट्रीटी से कौन सा देश बाहर हो गया है? ये देश है अमेरिका। और इस ओपन स्काईज ट्रीटी की परिकल्पना 1955 में अमेरिका के ही राष्ट्रपति ने की थी। आगे कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर निर्मित वैश्विक साझेदारी GPAI को लॉन्च किया गया 15 जून 2020 को। भारत भी इसके संस्थापक सदस्यों में से है। इसका सचिवालय OECD पेरिस में स्थित है। GPAI के 2 विशेषज्ञ केंद्र मॉन्ट्रियल और पेरिस में स्थापित हैं। अब मृत्यु दंड से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल मृत्यु दंड से संबंधित आंकड़ों का प्रकाशन करता है। अब वर्ष 2019 में सभी अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त करने वाला 21वां अमेरिकी राज्य है न्यू हैम्पशायर। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बताया कि 2019 में मृत्यु दंड की सजा 20 देशों द्वारा दी गई। वर्ष 2019 के अंत तक कानून के माध्यम से सभी अपराधों के लिए मृत्यु दंड को समाप्त करने वाले देश 106 देश बन गए हैं। वर्ष 2019 में सर्वाधिक मृत्यु दंड ईरान ने दिए। अब अप्रैल 2020 में अल्पवयस्कों के लिए मृत्यु दंड की सजा को समाप्त करने की घोषणा की थी सऊदी अरब ने। आगे 27 मार्च 2020 को नाटो में शामिल हुआ उत्तर मैसेडोनिया। अब नाटो में टोटल 30 सदस्य हैं। चलिए अब अगले टॉपिक में कुछ अंतरराष्ट्रीय संबंधों की और बात करते हैं। तो यासा चक्रवात कहाँ आया था? यासा श्रेणी 5 का चक्रवात है जो दक्षिणी प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश फिजी में आया था और इसके लिए भारत ने फिजी को मानवीय सहायता और आपदा सामग्री पहुंचाई थी। अब भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जनवरी 2021 में श्रीलंका का, दिसंबर 2020 में कतर का और नवंबर 2020 में बहरीन, UAE और सेशेल्स का दौरा किया था। अब जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र, अफगानिस्तान सरकार और फिनलैंड सरकार के द्वारा जो अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का आयोजन हुआ था उसमें भी प्रतिनिधित्व विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ही किया था। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्चुअल शिखर सम्मेलन जिनके साथ हुए थे उन देशों के राष्ट्रपति के नाम देख लेते हैं। 11 दिसंबर 2020 को हुआ था उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति शवकत मिर्जियोयेव के साथ। फिर 21 दिसंबर 2020 को वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन जुआन कुक के साथ। फिर भूटान के प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने भूटान में रुपे कार्ड का द्वितीय चरण 20 नवंबर 2020 को आरंभ किया। अब 29 दिसंबर 2020 में भारत ने हवाई मार्ग के जरिए USA को क्या निर्यात किया था? ये था 2 टन जैविक सहजन का पाउडर। सहजन का वैज्ञानिक नाम मोरिंगा ओलिफेरा है। आगे भारत और वियतनाम का जो 21 दिसंबर को वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था ना, उसमें 7 समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और शांति, समृद्धि तथा जन समूह के लिए भारत वियतनाम संयुक्त विज्ञान नाम से यह दस्तावेज अंगीकृत किया गया। आगे 17 दिसंबर 2020 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से जिस रेल लिंक का उद्घाटन किया उसका नाम है चिल्हाटी हल्दीबाड़ी रेल लिंक। चिल्हाटी बांग्लादेश में और हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल में स्थित है। हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान के साथ किस बांध के निर्माण के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अफगानिस्तान दोनों मिलकर सतूत बांध बना रहे हैं जिससे काबुल शहर के 20 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल प्राप्त होगा। आगे वर्चुअल शिखर सम्मेलन में लक्जमबर्ग के प्रधानमंत्री का नाम है जेवियर वेट्टेल। फिर इटली के प्रधानमंत्री का नाम है ग्यूसेप्पे कॉन्टे। अब यूरोपीय यूनियन में जर्मनी, बेल्जियम, ब्रिटेन और फ्रांस के बाद भारत का 5वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश बन गया है इटली। और इटली के साथ हुए वर्चुअल समिट में ऊर्जा, मत्स्य पालन, पोत निर्माण, डिजाइन आदि के क्षेत्रों से संबंधित 15 समझौता ज्ञापनों में हस्ताक्षर किए गए। आगे भारत जापान की विदेश मंत्रियों की 13वीं रणनीतिक वार्ता हुई टोक्यो में। फिर टोक्यो में ही 6 अक्टूबर 2020 को दूसरी भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका मंत्री स्तरीय बैठक भी आयोजित हुई। अब आगे 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता इंट्रा अफगान नेगोशिएशन का उद्घाटन सत्र आयोजित किया गया था दोहा में। 3 सितंबर 2020 को किस अंतर्देशीय जलमार्ग प्रोटोकॉल मार्ग का संचालन हुआ? डोंकंडी सोनापुर अंतर्देशीय जलमार्ग। डोंकंडी बांग्लादेश में है, सोनापुर त्रिपुरा में है। इसके माध्यम से बांग्लादेश से त्रिपुरा पहली निर्यात खेप
बांग्लादेश पोत MB प्रीमियर द्वारा भेजी गई। आगे जानते हैं जिबूती आचार संहिता या जेद्दा संशोधन क्या है। तो यह समुद्री मामलों का एक समूह है जिसमें शामिल देशों की संख्या 18 है। यह पश्चिमी हिंद महासागर क्षेत्र, अदन की खाड़ी और लाल सागर में समुद्री डकैती के नियंत्रण के उद्देश्य से जनवरी 2009 में स्थापित किया गया। अब आगे 13 अगस्त 2020 को भारत ने शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग के सहयोग पर किसके साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ये देश है नाइजीरिया। खोलांगशु पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है। ये 600 मेगावाट की एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है जो पूर्वी भूटान में त्रासी यांगत्से जिले में स्थित है। अब जून 2020 में जो यूके की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मेजबानी में वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 आयोजित हुआ था, उसमें भारत ने अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन गावी को कितनी राशि दी। $15 मिलियन की राशि दी है भारत ने। अब मिशन सागर के तहत भारत ने मालदीव, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोस और सेशल्स को सहायता प्रदान करने के लिए किसे भेजा था। आंसर है INS केसरी को। गुट निरपेक्ष आंदोलन के संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय था कोविड-19 के विरुद्ध एकजुट। अब वर्चुअल समिट में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का नाम है स्कॉट मॉरिसन। आगे म्यांमार के राष्ट्रपति जो भारत की राजकीय यात्रा में आए थे, उनका नाम है यू विन मिंत। म्यांमार को कैंसर उपचार के लिए भारत ने कौन सा रेडिएशन उपकरण दिया है। भावाट्रॉन 2। अब भारत की यात्रा के लिए न्यूजीलैंड के उप प्रधानमंत्री भी आए थे, उनका नाम है विंस्टन पीटर्स। ये सारे थे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। अब आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करते हैं। सबसे पहले देखेंगे राजनीतिक क्षेत्र को। केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा अपस्पा कानून के अंतर्गत 6 माह के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है। तो अपस्पा में नागालैंड को 30 दिसंबर 2020 को अशांत क्षेत्र घोषित किया गया। 25 से 28 दिसंबर 2020 के दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहाँ यात्रा की थी। तो राष्ट्रपति ने द्वीप की यात्रा की थी। यहाँ उन्होंने INS खुखरी स्मारक उद्घाटित किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अटल बिहारी वाजपेयी की 25 दिसंबर को 96th जयंती के अवसर पर 18 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है। शिमला में है यह प्रतिमा। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद दिसंबर 2020 में पहली बार जिला विकास परिषद का चुनाव कराया गया। अब जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की कुल कितनी सीटें हैं। 280। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीती भारतीय जनता पार्टी ने 75। हाल ही में स्थानीय निकायों में सुधार से संबंधित मामले में सबसे आगे कौन से राज्य आए हैं। ये 2 राज्य हैं, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। वर्ष 1971 में भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा पाकिस्तान पर जीत की 50वीं वर्षगांठ 16 दिसंबर 2021 को मनाई जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा 16 दिसंबर 2020 से लेकर 16 दिसंबर 2021 तक की अवधि को क्या घोषित किया गया है। ये अवधि है स्वर्णिम विजय वर्ष। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली में नए संसद भवन की भूमि का पूजन और शिलान्यास कब किया। 10 दिसंबर 2020 को। इसे सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत बनाया जाएगा। इसमें लोकसभा सदस्यों में बैठने की क्षमता 888 और राज्यसभा में 384 होगी। इसे वर्ष 2022 भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ तक बनने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। तो JNU में है यह प्रतिमा, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। 12 नवंबर 2020 को भारतीय सेना की खुफिया एजेंसियों द्वारा संचालित एक ऑपरेशन के दौरान उल्फा आई के किस कमांडर ने आत्मसमर्पण किया। SS कर्नल दृष्टि राज खोवा। इसने अपने 4 साथियों के साथ समर्पण किया है। बात करते हैं बिहार चुनाव की। तो बिहार चुनाव में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में किस ऐप के माध्यम से मामले दर्ज किए गए। सी विजिल ऐप। अब बिहार के चुनाव में बहुमत प्राप्त किया NDA ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। इन्हें 125 सीटें प्राप्त हुई और इसमें से भी इस चुनाव में सर्वाधिक सीटें राष्ट्रीय जनता दल RJD को 75 सीटें
और भारतीय जनता दल बीजेपी को 74 सीटें मिली। बिहार विधानसभा में कुल 243 सीटें हैं, जिसमें बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए, लेकिन एनडीए को 125 सीटें प्राप्त हैं। यहां टोटल डाले गए मतों का प्रतिशत 57.05% है। बिहार में कांग्रेस को 19 सीटें मिली। अब तीसरा और स्थायी बोडो समझौता कब संपन्न हुआ? 27 जनवरी 2020 को। बोडो समझौते में शामिल पक्षकार हैं केंद्र सरकार, असम सरकार और बोडो प्रतिनिधि। इसके अंतर्गत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल को बदलकर बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कर दिया गया है। इसमें कोकराझार, उदलगुरी, चिरांग और बक्सा जिले शामिल हैं। अब विधान परिषद के उत्साद के लिए किस राज्य ने वैधानिक प्रस्ताव पारित किया है? आंध्र प्रदेश ने। 20 जनवरी 2020 को 3 राजधानियां बनाने वाला भारतीय राज्य है यह, जिसने विशाखापट्टनम को कार्यकारी राजधानी, अमरावती को विधायी राजधानी और कुर्नूल को न्यायिक राजधानी बनाया। वह राज्य कौन सा है जिसने 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की आधिकारिक घोषणा की है? यह है उत्तराखंड। इसने चमोली जिले के गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में स्थापित किया। अब राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं की बात कर लेते हैं। तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, जिसकी प्रस्तावित लंबाई 1506 किलोमीटर है, तो प्रधानमंत्री ने 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से किस कॉरिडोर को राष्ट्र को समर्पित किया? यह है 306 किलोमीटर लंबा रेवाड़ी मदार खंड। फिर दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर के किस खंड का उद्घाटन किया? न्यू भाऊपुर न्यूज खुर्जा खंड का। इसका परिचालन नियंत्रण केंद्र प्रयागराज में स्थित है। विश्व की पहली डबल डेकर लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है न्यू अटेली हरियाणा से न्यू किशनगंज राजस्थान तक। आगे 1 जनवरी 2021 को लाइट हाउस परियोजना की आधारशिला किन 6 राज्यों में रखी गई? उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश में। लाइट हाउस परियोजना ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से संबंधित है। गृह मंत्री ने थोबल बहुउद्देशीय परियोजना का उद्घाटन कहां किया? तो थोबल बहुउद्देशीय परियोजना मणिपुर की है। आगे आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। सेहत क्या है? सेहत का फुल फॉर्म है सोशल एंडिएवर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। इस योजना से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश लाभान्वित होगा। आगे PMSSC योजना क्या है? यह अनुसूचित जाति के 10वीं पास छात्रों को आगे की उच्चतर शिक्षा जारी रखने के लिए आर्थिक मदद है। इसमें शेड्यूल्ड कास्ट के छात्रों के लिए मेट्रोकोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 6000 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि दी जाएगी 2020-21 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसमें केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60:40 की है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का नाम गुरु गोरखनाथ के नाम पर रखने की मंजूरी दी गई है। यह कहां स्थापित होगा? गोरखपुर के चोरी चौरा में। बिजली क्षेत्र में कौशल विकास के लिए भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फ्रांस की मदद से कहां स्थित हो रहा है? आंसर है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम हरियाणा में। 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री के द्वारा शिलान्यास किए गए भारत के सबसे बड़े हाइब्रिड अक्षय ऊर्जा पार्क की स्थापना कहां की जा रही है? ये कच्छ गुजरात में स्थापित होगा, जिसकी अधिकतम क्षमता 3000 मेगावाट होगी। अब इसी दिन प्रधानमंत्री ने समुद्री जल को स्वच्छ बनाने के लिए एक विलवणीकरण संयंत्र या डिसैलिनेशन प्लांट का शिलान्यास किया मांडी, कच्छ, गुजरात में ही। अब कोई लवर पुल कहां स्थित है? यह बिहार में सोन नदी पर स्थित है। अब केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने ट्रांसजेंडर्स के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल और एक गरिमा गृह या अ शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन्स, इसे गुजरात के बड़ौदरा में लॉन्च किया गया। आगे 24 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से गुजरात में 3 परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। पहला किसान सर्वोदय योजना, दूसरा एशिया का सबसे बड़ा कार्डियोलॉजी सेंटर
UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर, इसमें पीडियाट्रिक हार्ट हॉस्पिटल की स्थापना, और तीसरा आता है गिरिनार रोपवे। अब जो जोजिला टनल है इसकी आधारशिला 15 अक्टूबर 2020 को रखी गई। यह NH1 में बनाया जाएगा। ये श्रीनगर को लेह के कारगिल से जोड़ेगा, जिसकी लंबाई 14.15 किलोमीटर होगी। अब जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा जनजातियों के समग्र विकास के लिए क्या शुरू किया गया है? टैग फॉर ट्राइबल अभियान। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आधारशिला रखी नेचीपू सुरंग की। यह नेचीपू सुरंग कहाँ स्थित है? नेचीपू सुरंग 450 मीटर लंबी अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने लोगों को संपत्ति कार्ड प्रदान करने की जिस योजना की शुरुआत की, प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना। 9 अक्टूबर 2020 को प्रत्येक ग्रामीण घर में नल कनेक्शन उपलब्ध कराकर देश का पहला हर घर जल राज्य बनने वाला गौरव प्राप्त किया है गोवा राज्य ने। वह राज्य जहां अक्टूबर 2020 में कर्मचारी राज्य बीमा के विस्तार की सूचना केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, अरुणाचल प्रदेश है वह राज्य। अब आगे है अटल टनल, जिसे 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को समर्पित किया। ये हिमाचल प्रदेश में मनाली या कुल्लू घाटी को लाहौल स्पीति घाटी से जोड़ता है। अटल टनल 10,000 फीट ऊंचाई पर स्थित विश्व की सबसे लंबी सुरंग राजमार्ग है, जिसकी लंबाई 9.02 किलोमीटर है। यह पीर पंजाल पर्वतमाला में अवस्थित रोहतांग दर्रे से गुजरता है, जो कि सड़क मार्ग से मनाली और लेह के बीच की दूरी 46 किलोमीटर तक कम कर देगा। अब बात करते हैं भारतीय पर्यटन सांख्यिकी 2020 की रिपोर्ट के बारे में। तो भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन में 3.5% की वृद्धि हुई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का हिस्सा 1.23% है। पर्यटन आगमन के मामले में संपूर्ण विश्व में भारत का स्थान 24वां है और एशिया प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन में प्राप्तियों में भारत का स्थान 6वां है और एशिया प्रशांत में पर्यटकों के आगमन के मामले में भारत विश्व में 8वें स्थान पर है। भारत में आने वाले सर्वाधिक पर्यटक पहले स्थान पर बांग्लादेश से और दूसरे स्थान पर USA से आए हैं। विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने के मामले में पहला स्थान तमिलनाडु, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान उत्तर प्रदेश का है। सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन के मामले में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश रहा है। आगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किस मिशन को लॉन्च किया गया? ASIIM अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति के छात्रों में नवाचार और उद्यम को बढ़ावा देना है। आगे केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा किस योजना के अंतर्गत बाजारों में पैदल चलने वालों के लिए अनुकूल गलियों का निर्माण करना है? स्ट्रीट फॉर पीपल चैलेंज। अब मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए स्थापित हेल्पलाइन नंबर का नाम क्या है? आंसर है किरण। किरण हेल्पलाइन नंबर को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा 24/7 निःशुल्क मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर के रूप में शुरू किया गया। आगे जल शक्ति मंत्रालय द्वारा 5 सितंबर 2020 को आदिवासियों के घरों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत नल से जल की आपूर्ति कहाँ की गई? आंसर है कोलार गांव, उमरिया जिला, मध्य प्रदेश में। प्रधानमंत्री ने सिविल सेवकों के क्षमता उन्नयन के लिए किस मिशन का आरंभ किया था? मिशन कर्मयोगी, राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम। मिशन कर्मयोगी का क्रियान्वयन IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के माध्यम से होगा। मिशन कर्मयोगी का मार्गदर्शक सिद्धांत होगा नियम आधारित मानव संसाधन प्रबंधन से भूमिका आधारित प्रबंधन में परिवर्तन। आगे भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे कहाँ बना है? ये ब्रह्मपुत्र नदी पर 1.82 किलोमीटर गुवाहाटी असम में बना है। ये रोपवे कचरी घाट को डोल गोविंदा मंदिर से जोड़ता है। 15 अगस्त 2020 में प्रधानमंत्री मोदी ने किस मिशन को लॉन्च किया था? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। इसका उद्देश्य जीवन प्रत्याशा को 2025 तक 70 वर्ष तक करना है, जो अभी वर्तमान में 67.5 वर्ष है। यह मिशन 6 बिंदुओं पर आधारित होगा: हेल्थ ID, डिजी डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, व्यक्तिगत स्वास्थ्य आंकड़े, ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन।
अब वह कौन सा मंत्रालय है जिसने ट्यूलिप प्रोग्राम प्रारंभ किया है? शिक्षा मंत्रालय और आवासन तथा शहरी मामलों का मंत्रालय। ट्यूलिप का पूरा नाम है द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप। ये केंद्र सरकार की स्मार्ट सिटी पहल का हिस्सा है। अब पथ विक्रेताओं या स्ट्रीट वेंडर्स और रेहड़ी वालों की आजीविका के लिए घोषित कौन सी योजना है? यह 1 जून 2020 को शुरू की गई प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना है। इसका नाम है प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। इसमें वेंडर्स को दोबारा अपने व्यवसाय को आरंभ करने के लिए 10,000 रुपये तक का ऋण दिया जाता है। इसके लिए नोडल एजेंसी है सिडबी तथा पीएम स्वनिधि के अंतर्गत डिजिटल लेन देन पर मासिक नगद वापसी या कैशबैक की राशि 100 रुपये या अधिकतम 1,200 रुपये वार्षिक होगी। इसमें 24 मार्च 2020 या उससे पूर्व से वेंडिंग करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। भारत किस नंबर का विश्व का मत्स्य निर्यातक देश है? तो आंसर है 4th नंबर पर। अब वर्ष 2024-25 तक जीवीए में मत्स्य क्षेत्र का योगदान बढ़ाकर 9% करना है। इसके लिए नाभिकीय ब्रीडिंग सेंटर की स्थापना की बात की जा रही है। 2024-25 तक घरेलू उपयोग में 5 किलोग्राम प्रति व्यक्ति से बढ़ाकर इसे 12 किलोग्राम प्रति व्यक्ति करना है। अब आगे राष्ट्रीय स्तर पर उपस्थित कुछ रिपोर्ट, मसौदे, नीतियां और सूचकांक की बात कर लेते हैं। नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की है गुजरात सरकार ने। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में सिख गुरुओं के इतिहास को शामिल किया है? उत्तर प्रदेश ने। योगी आदित्यनाथ ने प्रति वर्ष सभी स्कूलों में 27 दिसंबर को किस दिवस के रूप में मनाने को घोषित किया है? साहिबजादा दिवस। विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलेंस इन इंडिया, इस नाम से श्वेत पत्र किसने जारी किया? नीति आयोग ने 14 दिसंबर 2020 को। शहरी शासन सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा प्रदेश रहा? ओडिशा। यह सूचकांक मुंबई स्थित प्रजा फाउंडेशन के द्वारा जारी किया जाता है। आगे आईआईटी बॉम्बे के द्वारा अर्बन क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 या शहरी जीवन गुणवत्ता सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला है मुंबई को। एक्शन एजेंडा फॉर एन आत्मनिर्भर भारत किसकी रिपोर्ट है? केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा जारी की गई। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। निमोनिया और डायरिया प्रगति रिपोर्ट के अनुसार 100 दिवसीय अभूतपूर्व राष्ट्रीय पैमाने पर टीकाकरण में रोटा वायरस वैक्सीन का टीकाकरण पूरा किया है भारत ने। रिपोर्ट में भारत सरकार ने बच्चों की डायरिया से होने वाली मौतों को समाप्त करने का लक्ष्य 2020 तक रखा है। अब बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। तो केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत 3 जुलाई 2020 को स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के लिए पुरस्कारों की जिस श्रेणी की घोषणा की गई थी उसका नाम बताइए। यह है प्रेरक दौर सम्मान। प्रेरक दौर सम्मान के अंतर्गत पुरस्कारों की 5 अतिरिक्त उप श्रेणियां भी हैं। पहला दिव्य या प्लेटिनम, दूसरा अनुपम या गोल्ड, तीसरा उज्जवल या सिल्वर, चौथा उदित या ब्रॉन्ज और 5वां आरोही या एस्पायरिंग। इस सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर हैं इंदौर, सूरत और नवी मुंबई। फिर 5 स्टार प्रमाणन दिया गया है 6 शहरी निकायों को। ODF प्लस प्रमाणित शहरों की संख्या है 1319 और ODF डबल प्लस प्रमाणित शहरों की संख्या है 489। फिर 1 से 10 लाख की जनसंख्या वाले शहरों में प्रथम, द्वितीय और तृतीय शहर हैं अंबिकापुर छत्तीसगढ़, मैसूर कर्नाटक और नई दिल्ली। 100 शहरी स्थानीय निकायों से अधिक वाले राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर रहा छत्तीसगढ़ राज्य और 100 शहरी स्थानीय निकायों से कम की श्रेणी वाले राज्यों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है झारखंड ने। सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में शीर्ष स्थान पर रहे हैं मिजोरम, पंजाब और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह और लास्ट स्थान प्राप्त किया है छत्तीसगढ़ ने, जिसकी रैंकिंग 36 है। अब बात करते हैं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के बारे में। तो एनआरए को ग्रुप बी और ग्रुप सी की भर्तियों के लिए स्थापित किया गया है, जिसमें उम्मीदवारों की भर्तियों के लिए 2 बार परीक्षा आयोजित होगी, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। ये भर्ती एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस के लिए होगी।
इसमें प्रयुक्त भारतीय भाषाओं की संख्या है 12 तथा इसके अंतर्गत प्रस्तावित त्रिस्तरीय सामान्य योग्यता परीक्षा आयोजित की जाएगी 10th पास, 12th पास और स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए। एनआरए के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा प्राप्त स्कोर कार्ड 3 वर्षों के लिए वैध होगा। इसके अंतर्गत परीक्षा केंद्र प्रत्येक जिले में होंगे। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक पंजीकृत सोसाइटी है। अब भारत ने 2010 से 2020 के दशक को क्या घोषित किया था? यह था नवाचार दशक। बात करते हैं एरिया ARIIA 2020 रैंकिंग के बारे में। यह रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय के द्वारा नवाचार उपलब्धियों पर संस्थानों की अटल रैंकिंग है। एरिया 2020 के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों, केंद्रीय विश्वविद्यालयों और वित्त पोषित केंद्रीय तकनीकी संस्थानों की सूची में प्रथम 3 स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास, IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली ने। इसमें पहले से 5 उपश्रेणियां मौजूद थीं, लेकिन वर्ष 2020 की रैंकिंग में 6ठी उपश्रेणी के रूप में महिलाओं से जुड़े उच्च संस्थानों की रैंक की गई है। महिलाओं से संबंधित उच्च शिक्षा संस्थानों की सूची में अविनाशी लिंगम इंस्टीट्यूट फॉर होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फॉर वुमेन तमिलनाडु ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इसके बाद एरिया 2020 की निजी या स्ववित्त पोषित विश्वविद्यालयों की सूची में पहला स्थान प्राप्त किया है कलिंगा औद्योगिक प्रौद्योगिकी संस्थान ओडिशा ने। अब आगे देखते हैं कि रक्षा मंत्रालय के द्वारा आत्मनिर्भर भारत सप्ताह कब मनाया गया। 7 से 14 अगस्त 2020 के मध्य। इसका आयोजन आत्मनिर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में किया गया। इसमें 101 हथियारों और सैन्य उपकरणों की नकारात्मक सूची जारी की गई। इनका आयात बंद करना है और उनका उत्पादन देश में ही करना है। अब रक्षा मंत्रालय के द्वारा वैश्विक रक्षा तथा एरोस्पेस क्षेत्र में भारत को अग्रणी देशों में शामिल करने के लिए कौन सी नीति लाई गई? रक्षा उत्पादन और निर्यात प्रोत्साहन नीति 2020। अब 6 अगस्त 2020 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सार्वजनिक रूप से पानी की जानकारी के लिए कौन सा पोर्टल रिपोर्ट जारी की गई है? यह है भारत जल संसाधन सूचना प्रणाली इंडिया WRIS सेकंड। पहली बार यह पोर्टल रिपोर्ट जुलाई 2019 में राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना के तहत लॉन्च की गई थी। इंडिया WRIS को अद्यतन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय जल सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना की गई है। आगे 1 से 3 अगस्त 2020 के मध्य जो स्मार्ट इंडिया हैकेथन 2020 आयोजित किया गया, इसकी थीम क्या थी? कोई समस्या बड़ी नहीं, कोई विचार बहुत छोटा नहीं। चलिए अब मानव संसाधन विकास मंत्रालय के द्वारा जारी की गई नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क इंडिया रैंकिंग 2020 की बात करते हैं। इसमें समग्र रूप से प्रथम स्थान प्राप्त किया है IIT मद्रास ने। विश्वविद्यालयों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है IISc बेंगलोर ने। प्रबंधन या मैनेजमेंट की श्रेणी में प्रथम स्थान है IIM इंदौर का। और चिकित्सा श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त किया है एम्स न्यू दिल्ली ने। तथा NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 में पहली बार जिस नई श्रेणी को शामिल किया गया है वह है दंत चिकित्सा संस्थानों की श्रेणी। अब कुछ आयोजन या कार्यक्रम स्थलों की बात कर लेते हैं। तो हुनर हाट कार्यक्रम का आयोजन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा किया गया। मध्य दिल्ली हाट पीतमपुरा में आयोजित हुआ यह कार्यक्रम 11 से 22 नवंबर के बीच। हुनर हाट कार्यक्रम की थीम क्या थी? वोकल फॉर लोकल। अब हाल ही में रक्षा मंत्री के द्वारा उद्घाटित सिसेरी नदी पुल कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। यह सिसेरी नदी पुल अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी को असम के सियांग जिले से जोड़ेगा। सिसेरी पुल को बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने ब्रह्मांक परियोजना के अंतर्गत बनाया है। आगे 30 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बाल पोषण पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? केवड़िया, गुजरात में। और इसी समय 31 अक्टूबर 2020 में राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर समुद्री विमान सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया नर्मदा जिले में तथा साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद के बीच। अब यह सी प्लेन किस कंपनी का होगा? तो स्पाइस जेट एयरलाइंस के द्वारा संचालित होगा सी प्लेन। आगे देखते हैं सतर्कता जागरूकता सप्ताह के बारे में। तो ये नागरिक भागीदारी के माध्यम से सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है।
27 अक्टूबर से 2 नवंबर के मध्य। नीति आयोग ने अमेजॉन वेब सर्विसेज के सहयोग से टेक्नोलॉजीज क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। आगे जानते हैं स्टार परियोजना के बारे में। इसका फुल फॉर्म है स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट्स। इसमें स्कूली शिक्षा में सुधार की बात की जाती है। इस परियोजना को 6 राज्यों में लागू किया जाएगा, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा और केरल में। अब आगे अपनी तरह का पहला गंगा अवलोकन संग्रहालय का शुभारंभ कहां किया गया? उत्तराखंड के हरिद्वार में है गंगा अवलोकन। आगे 4 दिवसीय डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? 27 सितंबर 2020 को मनाया गया। इसकी थीम थी द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस। अब अंतरराष्ट्रीय टेक्सटाइल और अपैरल फेयर वस्त्र 2020 के 7वें संस्करण का आयोजन वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कब और कहां आयोजित हुआ? 23 से 27 सितंबर 2020 के मध्य, जयपुर, राजस्थान में। अब कुछ अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो भारत में 100वीं किसान रेल का संचालन 28 सितंबर 2020 को किया गया। ये कहां से कहां तक चलेगी? संगोला, महाराष्ट्र से शालीमार, पश्चिम बंगाल तक। अब भारत की पहली किसान रेल 7 अगस्त 2020 को देवलाली, नासिक से दानापुर, पटना के मध्य चली थी। अब जूको घाटी कहां स्थित है? तो जूको घाटी है मणिपुर और नागालैंड की सीमा में। दिसंबर 2020 में यहां पर आग लगी थी, जिससे पर्यावरण को गंभीर नुकसान हुआ था। आगे नेहरू जूलॉजिकल पार्क कहां स्थित है? यह हैदराबाद में है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यह है कि यह भारत का पहला ISO 9001/2015 गुणवत्ता प्रबंधन मानक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला चिड़ियाघर बन गया है। अब पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के भाषणों और जीवन कार्यों पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया। उसका नाम क्या है? अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट, अ कोमेमोरेटिव वॉल्यूम। अब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के द्वारा किस डिजिटल भुगतान ऐप की शुरुआत की गई है? आंसर है डाक पे। अब 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। और राज्य है सिक्किम, जो 2016 में घोषित हुआ था। किस राज्य में हाथियों के एंथ्रेक्स के मामले सामने आने पर वहां टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है? असम राज्य में। फिर अक्टूबर 2020 में कीवी के लिए जैविक प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अब कोविड-19 के शमन के प्रबंधन का प्रयास, भारत के राज्यों एवं संघ शासित क्षेत्रों का प्रयास, इस नाम से रिपोर्ट किसने जारी की? मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कोविड-19 प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडियाज स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। ये रिपोर्ट नीति आयोग ने जारी की है। 8 नवंबर 2020 को WEF द्वारा G20 ग्लोबल स्मार्ट सिटीज नेटवर्क के तहत विश्व के 22 देशों के 36 शहरों में स्मार्ट सिटी बनाने का रोड मैप तैयार हुआ। इसमें भारत के कौन से 4 शहर शामिल हैं? पहला इंदौर, बेंगलोर, हैदराबाद और फरीदाबाद। 5 नवंबर को उपराष्ट्रपति के द्वारा वर्चुअल माध्यम से तेलुगु भाषा के किस साहित्यिक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? आंसर है अंतरराष्ट्रीय शतावधानम कार्यक्रम। 29 अक्टूबर को रेलवे पुलिस फोर्स ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की? पहल का नाम है मेरी सहेली। अब क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि मेरी सहेली किसकी पहल है? तो रेलवे पुलिस फोर्स की। अब थल सेना प्रमुख MM नरवणे ने म्यांमार की यात्रा के दौरान म्यांमार को कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या प्रदान किया था? तो यह था रेमडेसिविर दवा। 66वां वन्यजीव सप्ताह 2020 कब मनाया गया? 2 से 8 अक्टूबर 2020 के मध्य। और इसकी थीम क्या थी? ROAR, रोर एंड रिवाइव, एक्सप्लोरिंग ह्यूमन एनिमल रिलेशनशिप। जैव विविधता के संरक्षण और विस्तार के लिए कहां 2 सितंबर को जैव विविधता परिषद की स्थापना की गई? जम्मू कश्मीर में। भारत में जैव विविधता अधिनियम 2002 को लागू करने के लिए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण NBA की स्थापना 2003 में की गई थी। अब रामसार अभी समय में राजस्थान की कौन सी 2 आर्द्र भूमियां शामिल हैं? पहली है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और दूसरी है सांभर झील।
अब बात करते हैं राम मंदिर के बारे में। तो यहाँ प्रधानमंत्री ने भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को किया था। इसमें जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास में सदस्यों की संख्या 15 है, जिसमें एक सदस्य सदैव दलित समाज का होगा। श्री राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास को चुना गया है और केंद्र सरकार के द्वारा मंदिर निर्माण समिति का अध्यक्ष बनाया गया है प्रधानमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र को। किस प्रदेश ने विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन कराने पर प्रतिषेध अध्यादेश जारी किया है? यह है उत्तर प्रदेश। किस प्रदेश ने मवेशी वध रोकथाम और संरक्षण विधेयक पारित किया? कर्नाटक राज्य ने। तो ये सारे थे अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य से संबंधित बीते वर्ष के कुछ करंट अफेयर्स। अब आज का लेक्चर बस इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में मिलेंगे तो विभिन्न पुस्तकें, विभिन्न दिवस, विभिन्न पदों पर नियुक्त व्यक्ति, खेल परिदृश्य और साथ ही बजट 2021-22 की बात करेंगे। तो ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अभी के लिए चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।